बजे सिर्फ टीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, मैं अलीना अली कुछ लम्हे फ़ुर्सत के बिताने के लिए आपके पास हाजिर हूँ और आपका इस ख़ास एपिसोड में पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। आज जानेंगे बिज़नेस के बारे में कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन से करियर में एक मकाम हासिल कर सकते हैं। आज के ख़ास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं शांभवी। शांभवी एक लग्जरी फर्नीचर ब्रांड की ओनर है और दिलचस्पी रखती हैं डिज़ाइन में। वो अपनी ब्रांड को एक पहचान बना चुकी हैं और बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं। फ़र्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली में एक बिज़नेस शुरू करा है उन्होंने और उनसे हम जान सकते हैं कि कैसे बिज़नेस शुरू करा जाए और कैसे ब्रांड को पहचान बनाया जाए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उनका सफ़र। तो हमारे साथ है शांभवी जी। शांभवी, आपका हमारे आज के ख़ास एपिसोड में बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस का आइडिया कैसे आया, क्या इंस्पायर किया आपको कि आप ये वाली करियर का ऑप्शन चूज़ करें? मेरे मन में काफ़ी समय से था कि अपने इस इंटरेस्ट को मैं एंटरप्रेन्योर जर्नी की तरह शुरुआत करूं, इसका अंजाम दूं। बट मैं कहूँगी कि कोविड के टाइम पे ऐसा रहा कि उस समय कई लोगों का ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, चीज़ें बहुत बदल रही थी। तो मुझे लगा कि ये सही समय रहेगा कि जहाँ पे मैं अपने इंटरेस्ट को, डिज़ाइन रुचि को जो है एक बिज़नेस के तौर पे शुरू करूँ। तो वहीं से शुरुआत हुई और अब आज हमें हो गए हैं इतने साल। तो आप क्या कहेंगी कि कोई ऐसी लड़की है या कोई भी है जो एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो उसका एक रोड मैप क्या होना चाहिए? पहले उसको आइडिया के बारे में सोचना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों के पास नहीं होते पैसे बट आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं। तो इसका रोड मैप क्या है? देखिए, मैं कहूँगी कि इस चीज़ का कोई रोड मैप ऐसा होता नहीं है। ऐसा कोई लिखित गाइड बुक नहीं मिलेगी आपको कहीं से कि आप अपने इंटरेस्ट को एक बिज़नेस के तौर पे कैसे चेंज करें। बट मैं उसके ये बोलते हुए मैं फिर भी ये कहूँगी कि शुरुआत हमेशा अपने आप से होनी चाहिए। आपको अपने में इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट को आप इतना बढ़ावा दें कि उसको आप बिज़नेस के रूप में भी कर सकें। और पूछना, लोगों से जानना, इस चीज़ में कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या कहेगा। शुरुआत हमेशा पहले दिन से ही करनी चाहिए। कोई एक वक्त बना के नहीं छोड़ना चाहिए कि अब जब ये होगा तब हम शुरू करेंगे। वो सब ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि रोड मैप खुद ब खुद ही बन जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि सबसे पूछना चाहिए, बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। तो क्या आप कहेंगी कि किसी के पास अगर उनके पहले से कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं है तो नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है? और कैसे इम्पॉर्टेंट है, कैसे नेटवर्क में आया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल, मैं कहूँगी नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। आपकी एक प्रेजेंस बनानी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ाते कि हमारे पास ज़रूरतें नहीं है, हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है मान लीजिए। तो वो चीज़ सोच के हमें रुकना नहीं चाहिए। हमारे आसपास कई बार हमारे खुद के फैमिलीज़ में, फ्रेंड सर्कल्स में कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम चीज़ें पूछ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं कहूँगी जबकि आप एक सोशल मीडिया पेज से ही शुरुआत करें तो कई चीज़ें आपकी आगे बढ़ जाती हैं। फिर आप उसमें फाइनेंशियल चीज़ें आगे जोड़नी चाहें तो वो जुड़ते, मतलब धीरे धीरे होते होते आपकी चीज़ें बढ़ जाती है अगर आप एक पहल करें तो।
तो जैसा कि आपने कहा कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, मगर ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप एक फर्स्ट जनरेशन वुमन बिजनेस ओनर हैं, तो और ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं जो कि मेल डोमिनेटेड है, क्योंकि आप फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर की इंडस्ट्री में हैं। तो क्या बायसेस या क्या दबाव, क्या प्रेशर आपको फेस करना पड़ा और इससे डील कैसे किया जाए? कोई ऐसी इंडस्ट्री में करना चाहता है, कोई लड़की करना चाहती है, तो वो कैसे आगे आ सकती है? आपने इतनी सारी चीज़ें ताज़ा कर दी, यादें, क्योंकि मुझे मेरी जर्नी शुरू के दिन याद आ गए जब सच में बहुत बहुत मुश्किल हुआ करता था। जैसा आपको पता है कि हमारा फर्नीचर का ब्रांड है, लग्जरी एक अलग ही सेगमेंट हो गया, बट अपने कारीगरों से काम करवाना, अपने वेंडर से काम करवाना, मैं कहूँगी इनफैक्ट कई बार हमारे जो क्लाइंट्स, कस्टमर्स होते हैं, उनसे भी बात करने में कई बार ऐसा होता था कि हाँ, मेरे औरत होने का एक जो मैं कहूँगी कि रीज़न बन जाता था कि जिसके वजह से कई चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती थी या रुक जाती थी, या उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे जो एफ़र्ट्स शायद किसी आदमी को ना लगते हों वो मुझे थोड़े ज़्यादा लगे। बट इसमें मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार से जो मेरी अपनी खुद की माँ को देखा है, मेरी नानी माँ को देखा है, आपकी आवाज़ जब तक बुलंद रहे तो वो कहीं भी किसी भी कोने तक पहुँच जाती है। अपने पे इतना विश्वास रखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं, उसको आप काबिल करें। शुरू में कई बार ऐसा मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कई चीज़ों की जानकारी नहीं है या नहीं पता है, तो मैं रुकी नहीं, मैंने पूछा। मैं आपको एक बहुत हंसी की चीज़ एक बताती हूँ जो मुझे अभी याद आ रही है आपके सवाल से। मुझे याद है कि शुरू के दिनों में जैसे कि कोई भी बिज़नेस रहता है, हर चीज़ जो होती है वो आपके ज़िम्मे होती है। आप जब तक अपनी टीम नहीं बढ़ाते तो कई चीज़ें आपके कंधों पे आती हैं। उनमें से एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो थी अकाउंटिंग, कि मेरा बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि डर हमेशा से रहता था। और जैसे जैसे कि आपका बिज़नेस बढ़ता है, कई चीज़ें आपको सीखनी भी पड़ जाती हैं। वो एक चीज़ जो थी वो मुझे इतनी ढंग से नहीं जिसकी समझ थी, मैं कहूँगी, बट मैंने किया। मुझे याद है मैंने 5 घंटे लगा के एक इनवॉइस बनाया, खूब रोई। मुझे याद है खूब रोई मैं, बट सीखने को मिला। और पूछा, मैंने कई लोगों से पूछा, किया, और आज वही चीज़ जो है मैं 10-5 मिनट में भी कर लेती हूँ, उसकी टीम भी बन गई है अपनी। तो वही है कि आप अपने पे इतना भरोसा करें, आप इतना अपनी आवाज़ को इतना बुलंद रखें कि सामने वाले को लगे कि हाँ, आप कोई चीज़ हैं, तो कोई चीज़ ऐसे नामुमकिन नहीं हो सकती है। कठिनाइयाँ आएंगी, आज भी हम 2025 में रहते हुए भी मैं कहूँगी कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी को सीखनी है। चाहे हम जितना भी कहें कि हमारे देश में इक्वालिटी है, कई चीज़ें आज भी हैं जिसकी वजह से औरतें पीछे रुक जाती हैं। बट आप अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक ले। तो आपके हिसाब से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपने कहा कि शुरू में सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, तो उसको शायद बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। तो क्या बूटस्ट्रैपिंग करने से एक सस्टेनेबल ऑप्शन है ये इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का, या कब आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं कि आप किसी को हायर करें? क्या क्या तरीके होते हैं? थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में भी बताइएगा कि ब्रांड को बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। मैं कहूँगी आज के दौर में जहाँ हमारे देश में हर एक इंसान के पास एक डिजिटल मोबाइल फ़ोन है, आपको इंटरनेट की एक्सेस है, वहाँ पे सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। अपने थॉट्स बांटने के लिए या कोई चीज़ से इंस्पायर होने के लिए, उसकी समझ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो आपने कहा बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली एक टर्म होता है कि जहाँ आपने अपने खुद के पैसे लगाए हो कोई चीज़ को, अगर सबसे लेमैन टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो हाँ, मेरा जो ब्रांड है उसमें हम अभी तक बूटस्ट्रैप्ड हैं। अभी तक
हमारे फाइनेंसेस इस तरह से रहे हैं कि हमें कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हालांकि आउटसाइड इन्वेस्टमेंट लेना भी कोई ये नहीं होता है कि आपको एज अ साइन ऑफ वीकनेस है। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जैसे कोई एक्सटर्नल लोन हुआ या किसी से कई बार पैसे मांगने, क्योंकि अगर आपको अपनी ग्रोथ दिखती है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं होती है। बट ये कहते हुए मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ को प्लान करना, जैसे आज भी हर दिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बजटिंग होता है, हर चीज़ की बजटिंग होती है। जो हमारे घरों में हमारी माँ को मुझे लगता है सबसे अच्छा अनुभव है जिस चीज़ का, बजटिंग का, कि घर में भाई आपका कितने पैसे लग रहे हैं, कितना उसको आगे करना है। उसी तरह हर बिज़नेस में एक बजटिंग की बहुत ज़रूरत होती है और उसी हिसाब से एक आपकी बाउंड्री रहे, आपके एक विज़न रहे, आपका गोल रहे कि हाँ इस साल तक हमें ये अचीव करना है, चाहे वो कोई एज अ गोल रहे या फाइनेंशियली कोई आपका एक रहे कि हाँ ये एक अमाउंट हमें अचीव करनी है। उसके दायरे में रहते हुए आप वो चीज़ कर सकते हैं, आप बूटस्ट्रैप्ड रह सकते हैं। कई चीज़ें जो हैं वो किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के बाद आपको लगती हैं कि हो सही, तो उसके बाद फिर आप देखें कि हाँ अब ये इस पड़ाव में आप आ गए हैं जहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे चीज़ों की ज़रूरत हो। सोशल मीडिया पे वापस आते हुए मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है और चीज़ें सीखने के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने कहा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कारीगर और जो उनकी कला है वो बहुत अच्छी है, उत्तर से लेके दक्षिण तक। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके डिज़ाइंस किससे इंस्पायर्ड हैं और क्योंकि आप डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखती हैं और फिर आपने बिज़नेस शुरू किया, तो उसका बैलेंस कैसे बनाती हैं? मैं कहूँगी कि अगर बिज़नेस स्ट्रक्चर है तो डिज़ाइन कहीं ना कहीं उसका सोल है। उसका तालमेल बनाना, हाँ मैं कहूँगी बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो डिज़ाइन है, बैक एंड में पीछे हमें जो काम रहता है वो कई चीज़ें होती हैं कि आप क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करें कि वो आपके बजट के दायरे में भी रहे, सामने वाले की ख़रीद के दायरे में भी रहे। तो हाँ, ये चीज़ का तालमेल बनाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहता है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड ने वो चीज़ अचीव कर ली है, जहाँ पे हमें हमारे हिंदुस्तानी जो ख़रीदार हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको क्या ज़रूरत है, वो हम दे पा रहे हैं। वहीं रही डिज़ाइन किस चीज़ से इंस्पायर हुई है, तो मैं कहूँगी हमारा जो काम है वो हिंदुस्तानी क्राफ्ट्समैन, उनके कारीगरों का मिक्स तो है ही, उनकी शैली से मिलता जुलता है, बट कहीं ना कहीं एक जापानीज़ स्कैंडिनेवियन जो डिज़ाइन सेंस है, जापानी भी जिसे कहते हैं, जो आजकल काफ़ी चल रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो जो आपको आम तौर पर जो जिसकी सज्जा सज बहुत ज़्यादा ब्लिंगी जिसे कहते रहते हैं, वो उस तरह से हमारी नहीं है, हमारी थोड़ी सिंपल रहती है। कई जैसे हमारे आर्टिस्ट रहे हैं, मैं कहूँगी जैसे राजा रवि वर्मा रहे हैं, काफ़ी हमारे नामी पेंटर रहे हैं। वहीं एशिया में हमारे एक एंड्रे फ्रू करके हैं, जो कि ही इज़ ऑल्सो अ रियली बिग डिज़ाइनर। उनके डिज़ाइंस को लेके मैंने कई चीज़ें कंसेप्चुलाइज़ की हैं। और आप देखेंगे सबसे बड़ी बात हमारे देश में ये है कि हमारे घर में लोग खुद से ही काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। हर घर में आप देखेंगे, चाहे वो चिकनकारी का काम रहे, टेक्सटाइल्स में रहे, या तंजावुर की एक पेंटिंग ही रहे, तो साज सज्जा की कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तानी घरों में एक इंस्पिरेशन तो रही है। उसी को लेके कहीं ना कहीं मैंने अपने प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें कंसेप्चुलाइज़ की हैं और एक तालमेल बैठाया है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपका इंस्पिरेशन इंडिया से ही रहा है और डिज़ाइन जो हम देखते हैं, तो थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में और बात करेंगे कि बिज़नेस में क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मार्केटिंग होती है, आपने अकाउंटेंसी की बात करी, और कौन से सेगमेंट्स हैं जो कि दिमाग में रखने पड़ेंगे एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले?
सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके खुद के प्रिंसिपल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। बिज़नेस में कई बार आप सुनेंगे कि एक कहावत मैं कहूँगी कि लोग कहते हैं कि इट इज़ अबाउट फाइंडिंग अ सल्यूशन टू समबडीज़ प्रॉब्लम, कि सामने वाला इंसान के पास ऐसी क्या चीज़ है जो उससे नहीं हो पा रही है जिसको आप दे सकते हैं। ये चीज़ कोर रखते हुए कहीं ना कहीं ब्रांड की भी शुरुआत हुई थी, जहाँ मुझे लगा कि हाँ, हमारे घरों में फर्नीचर तो आए दिन कई ऐसे ब्रांड्स हैं, बट वो एक चीज़ जो मिसिंग थी वो मुझे ये लगता था कि एक सिंपल डिज़ाइन बट फंक्शनल डिज़ाइन। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि आपके प्रिंसिपल्स, आप क्या चाहते हैं किसी को देना, आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है। उसके अलावा हर चीज़ जो होती है वो आपके ऑनेस्टी, आपके विजन से भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैंने एक चीज़ हमेशा जो रखी ज़रूरी अपने हिस्से में, वो ये थी कि मेरे कारीगरों को उतनी इज़्ज़त मिले जो मैं अपने मन से उनको देना चाहती हूँ। हमारा काम जो है, हमारे काम की जो पूरी नींव है वो कहीं ना कहीं हमारे कारीगर हैं, और जहाँ उनको इज़्ज़त मिलती है उतने ही मन से वो चीज़ करते हैं। तो एक अपने मन में वो एक ऑनेस्टी रखना कि आप सामने वाले को जो चीज़ दे रहे हैं वो वही है वो जो मांग रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। बाकी बिज़नेस के सेंस में अकाउंटिंग और मार्केटिंग जैसे मैंने कहा वो है ही। उसके अलावा कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको खुद से रिसर्च भी करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका शौक़ है कोई कपड़े में या टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें। उससे रिलेटेड कई चीज़ जो हैं वो आप रिसर्च करें, ताकि आपको अपनी शौक़ के बारे में और जानकारी मिले और उसके हिसाब से आप चीज़ें और बढ़ा सकें। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। मुझे ये जानना है कि आपने कहा कि आप अपने कारीगरों को इज़्ज़त वो देना चाहती थी ऑनेस्टी के साथ, तो जानना चाहूँगी कि जो औरतें हैं उनको आपके बिज़नेस से कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, और जो औरतें आपके साथ काम कर रही हैं या फिर बिज़नेस करना चाहती हैं, उनका क्या स्कोप है एक बिज़नेस फील्ड में? ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश करी है कि मेरी टीम में चाहे हो या जो हमारे आसपास अगर कोई वेंडर भी रहें, तो वो कुछ तो खैर अपने आप से भी हुआ, और कुछ कई बार ऐसे हुआ कि हाँ, मैंने कॉन्शियसली कोशिश की कि हम उन्हीं से जुड़ें कि जो फीमेल सेंट्रिक है। इसकी कई वजहें भी थी। एक तो ऑफ कोर्स कि मैं चाहती थी कि हाँ, हमारी औरतें आगे बढ़ें। दूसरा, जैसे आप देखेंगे कि खाने में भी हमारे देश में रहे चाहे या बाहर बाकी देशों में भी, घर में खाना औरतें ही बनाती हैं, बट ज़्यादातर शेफ़ जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार आपको वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती या आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में से कोई कम इंटेलिजेंट है या अपनी उस जगह में इतने नॉलेजेबल नहीं है। वैसे ही इंडियन घरों में, हमारे देश में औरतें जो हैं वो डिज़ाइन सेंस में बहुत आगे रही हैं, बट कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई या उनको वो पुश नहीं मिल पाया। हमारे कारीगरों में भी कई ऐसे काम हैं जो हम औरतों से करवाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो पॉलिशिंग हो। मार्केटिंग में भी मैं कहूँगी कि कई चीज़ें जो हैं हमारी फ़ीमेल सेंट्रिक टीम है, चाहे वो फ़ोटोग्राफ़ी की हो, वीडियोग्राफी की रहें या सोशल मीडिया हैंडलिंग की भी रहें, तो कई चीज़ें हैं। आपसे शुरुआत होती है कई चीज़ों की। आप खुद से अगर अपने ब्रांड को उस तरह से करें कि जहाँ पे आपको बढ़ावा हो, तो क्यों नहीं हम और औरतों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। बाकी जो इंसान या जो औरत इस फील्ड में आना चाहे, मैं कहूँगी कि शुरुआत आप इसी से करें। एक सोशल मीडिया का पेज बनाएं, कंसिस्टेंटली उसमें पोस्टिंग भी करें।
अपने आसपास लोगों से फीडबैक लें, अपने दोस्तों से फीडबैक लें, तो कई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आज हमने सीखा कि हमारे लिए सेल्फ स्टडी, रिसर्च, इंटरनेट के लिए इंटरनेट पे जाकर के सीखना, नेटवर्किंग और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं आसपास उनको हम यूज़ करें ताकि हम बिज़नेस में आगे बढ़ सकें। मगर इस सब के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा मैसेज जो हमारी यंग ऑडियंस है या हमारी जो औरतें हैं जो बिज़नेस में आना चाहती हैं उनको क्या देना चाहेंगी, तो वो क्या मैसेज होगा? मैं 2 दूंगी। एक मैं कहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखें, इतना कॉन्फिडेंस रखें कि वो जो एक पहला पड़ाव है, पहला एक स्टेप है, उसमें उसको रखने में आप देरी ना करें। दूसरा मैं कहूँगी कोई सही समय नहीं होता, समय वो है जो आप अब करें। तो कल का वेट ना करें, ये ना सोचें कि कब वो सही वक्त आएगा आपके पास, आज से शुरुआत करें और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़े। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुमकिन ना हो। जी बिल्कुल। हमारे साथ आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जानते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। कोई कैसे अपने शौक को अपनी जिंदगी जीने का जरिया बना सकता है और खुद के साथ साथ दूसरों का भी जराए माश बन सकता है। इसकी जीती जागती मिसाल मोनिका चौधरी को कहें तो कोई गलत ना होगा। एक सादा सी लड़की कैसे इतनी हुनरमंद हो सकती है, इसकी जीती जागती मिसाल है मोनिका चौधरी। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली मोनिका के माँ बाप ने औरों की तरह ही आज से 26 साल पहले दिल्ली के ही रहने वाले कुश चौधरी से उनकी शादी की। मोनिका के अंदर अपने वजूद को पहचान देने का एक जुनून शुरू से ही रहा। एक मामूली घर की बेटी कैसे गैर मामूली काम कर सकती है, मोनिका को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोनिका के बनाए हुए केक्स, चॉकलेट्स आज बड़ी बड़ी पार्टीज और फंक्शन की पसंद है। ये सारे डिजाइनर केक्स बनाने में मोनिका ने यूं ही महारत हासिल नहीं की, बल्कि इसके पीछे की मेहनत, लगन और जज्बे का एक अहम रोल रहा है। शादी के 10 सालों बाद शुरू किए गए इस काम की बदौलत मोनिका आज एक कामयाब शख्सियत बन पाई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। अगर पूछा जाए कि खाना बनाने में सबसे आसान डिश क्या है, तो शायद हम सभी खवातीन का यही जवाब होगा कि दाल से जल्दी भला क्या बन सकता है। जी हाँ, दाल आसानी से और जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें कुछ खास मसाले नहीं पड़ते, और वहीं दूसरी तरफ ये न्यूट्रिशन से भी भरपूर होती है। चलिए आज दाल से जुड़ी टिप्स ही आपको बताते चलते हैं। अक्सर कुकर में दाल बनाते वक्त हम देखते हैं कि पहली सीटी आते ही कुकर से दाल का पानी बाहर आने लगता है और चूल्हे के साथ साथ आसपास की जगहें भी दाल की छींटों से खराब होने लगती हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम पानी की मिकदार ज्यादा रखते हैं। तो बस हमें ये करना है कि 2 से 3 बूंदे कुकिंग ऑयल की सीटी के सुराख में पहले ही डाल दें, फिर कुकर का ढक्कन लगाएं और सीटी आने दें। आप देखेंगी कि दाल का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, कुकर भी साफ रहेगा, चूल्हा भी, और बस दाल पकाकर आराम से एंजॉय करते हुए खाएं और हमारी ये टिप्स जरूर आजमाएं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद है पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मैं और मेरी टीम चाहेंगे आपसे इजाजत। आदाब। दीदी नौकरी मिल गई।